सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही बता दूं, ये इस एक्सरसाइज का टफेस्ट क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो काफ़ी एफर्ट्स लगने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन में। अब देखो, इस क्वेश्चन को ना मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा जो एम है वो वही है कि मैं जितने पॉसिबल मेथड हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको बता पाऊँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 0 - 10 α/2 tan α/2 0। अब मैट्रिक्स को देख के आपको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाली है। एंड आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये तो आपको पता ही है, अगर ए 2x2 मैट्रिक्स है तो आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ही होगा। देन शो दैट, अब ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है i + a इज इक्वल टू i - a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बड़े आराम से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी समझाने को भी नहीं है। i + a मतलब 2 मैट्रिसेस को हमें ऐड ही करना है। अब आपको पता है i कितना है, 1 0 0 1 प्लस, अब a कितना है, 0 - tan α/2 tan α/2 0। आपको इनकी ऑर्डर भी पता है, 2x2 2x2, और अगर ऑर्डर सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो मतलब इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 1 + 0 1 0 प्लस माइनस tan α/2 माइनस tan α/2 0 प्लस tan α/2 tan α/2 1 + 0 कितना आएगा, 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़े, जो भी एफर्ट्स हम करेंगे वो राइट हैंड साइड में करेंगे। अब उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो इसमें भी ना पहले हम i - a को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट i - a, ठीक है। आपको पता i कितना है, 1 0 0 1 माइनस, अब a कितना है, अब a हमारा 0 - tan α/2 tan α/2 0, ठीक है। आपको इनकी ऑर्डर भी पता है, 2x2 2x2। अब देखो, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत इजी है। तो देखो, 1 - 0 कितना आएगा, 1 0 माइनस tan अल्फ़ा कितना बन जाएगा, प्लस tan α/2। तो प्लीज़ प्लस माइनस में आपने मिस्टेक नहीं करनी। 0 - tan α/2 माइनस tan α/2 1 - 0 1। तो इस तरह से हमने i - a को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो, इसको दोबारा से लिखते हैं। तो i - a इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो, अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो उसमें जो हमारा आंसर था, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लास्ट पेज पे सॉल्व की है, वो जो हमारा आंसर था क्या था, 1 - tan α/2 tan α/2 1। मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीटली हमारी tan में है। अब सेम वे से i - a का आंसर भी tan में ही है, बट ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये पूरा कंप्लीटली कॉस और साइन में है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस कॉस और साइन को भी tan में ही कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो पहला हिंट तो ये है, आपको क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना। हिंट आपके लिए क्या है, क्योंकि सारा क्वेश्चन tan में है तो मैं इस मैट्रिक्स को भी tan में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और ये आपने फॉर्मूलाज वैसे बहुत बार पढ़े होंगे और आपको पढ़ने भी हैं, डेरिवेटिव्स में भी, इंटीग्रेशन में भी आपके आगे जाके, और आपने ये पहले भी पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलास। देखो, साइन को भी मैं लिख सकता हूँ tan में, कॉस को भी मैं लिख सकता हूँ tan में। तो मैं ये वाले फॉर्मूलास यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एक बार। देखो, बिकॉज साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 tan x 1 + tan स्क्वायर x। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, और cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 - tan स्क्वायर x अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपको रफ में इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो आपको पता है कि साइन 2x का क्या फॉर्मूला है, 2 tan x। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, साइन 2x 2 tan, एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है 2x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x/2, मतलब एंगल का हाफ। यहाँ पर 2x है, 2x का हाफ 2x का हाफ। तो सेम वे से साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला कितना होगा, 2 tan एंगल का हाफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो इस तरह से हम साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं। अब सेम वे से देखो cos 2x का फॉर्मूला कितना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ। क्योंकि देखो 2 और 2 कट हो जाएंगे, यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला में x ही है। ठीक है, तो सेम वे से cos अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो इस तरह से हम फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में बार बार tan अल्फ़ा/2 लिखना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या सपोज कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम। अब ये कोई स्टेप ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए किया है। लेट अस अज्यूम tan अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू टी। अब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ये बता भी रहा हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने जस्ट इसलिए किया है ताकि हमें कम से कम नंबर ऑफ़ टर्म्स लिखनी पड़े, और जितनी हम मतलब कि हमारी स्टेटमेंट मतलब कि लेंथ में कम होगी, उतना ही हमें इसको अच्छे से समझने में आसानी होगी, हम मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। देखो i-a का आंसर कितना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i-a। नाउ अब पूरी स्टेटमेंट को लिखते हैं, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अगर आपने यहाँ तक समझ लेना तो समझ लो अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो i-a की वैल्यू कितनी है, 1। अब आपके सामने tan अल्फ़ा/2 को मैंने क्या पुट किया, t। अब देखो कितना इजी हो गया लिखना, यहाँ पर कितना -t1, तो इसलिए मैंने tan अल्फ़ा/2 को t लिखा है। अब देखो सेम वे से cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा को मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2। तो क्या लिखूँगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फ़ा को मैंने क्या लिखा है, 2 tan अल्फ़ा/2 2 इंटू टी, यहाँ पर माइनस है, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा/2 मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सेम वे साइन अल्फ़ा को फिर से लिख लो, 2 इंटू टी 1 प्लस टी स्क्वायर। cos अल्फ़ा को फिर से लिख लो, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देख लो हमने बहुत ही कम जगह में दोनों मैट्रिसेस लिख लिए। अगर मैं tan अल्फ़ा लिखने बैठता, tan अल्फ़ा/2 लिखने बैठता, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबी हो जानी थी, और जितनी लंबी या लेंथी में स्टेटमेंट होगी उतना ही समझना आपको मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो देखो इसलिए मैंने tan अल्फ़ा/2 को टी पुट कर लिया। ठीक, अब आपको पता नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन और नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। तो ये सेम ही हैं, और इनका ऑर्डर कितना होगा आपको पता है, 2 क्रॉस 2, और ये भी आपको पता है, इसकी रो इसकी कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले से ही हमेशा की तरह रफ में लिख रखा है, आपको पता है इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत ध्यान से करना है हमको। देखो मैं भी आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो आपको पता है 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब t को हमें इससे करना है, t को 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। अब सेम वे से देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक, तो करते हैं, 1 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब सेम वे से इसको इसके साथ करेंगे तो देखो कितना आएगा, t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब सेम सारा प्रोसीजर हम सेकंड रो के लिए भी करेंगे, तो चलो करते हैं वो भी। -t को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -t इंटू
1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब 1 को इससे करोगे तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब सेम वे से ये सारा प्रोसीजर इसके लिए माइनस टी इंटू माइनस 2t कितना आएगा, प्लस 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब 1 को इसके साथ करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो देख लो कितना ईजिली हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमने tan अल्फ़ा बाई 2 को t फिल किया था। और अगर हम यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 लिखने बैठते तो ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट हो जाती, मुझको भी ये समझाना मुश्किल हो जाता और आपको भी समझना ये मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने tan अल्फ़ा बाई 2 को t पुट कर लिया। अब देखो जस्ट हमारे फाइनलाइज स्टेप रह गए हैं, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर कितना रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है ना कि एलसीएम अगर सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर तो ऊपर कितना है -2 इंटू टी, अगर आप t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t माइनस टी क्यूब होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो सेम यहाँ पर माइनस टी, क्योंकि एलसीएम सभी जगह सेम ही आएगा, प्लस टी क्यूब प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी कर लो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो 1 यहाँ पर रह गया, 2t स्क्वायर में से माइनस टी स्क्वायर कितना आएगा टी स्क्वायर। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा -2t प्लस टी कितना आएगा माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम वे से यहाँ पर माइनस टी प्लस 2t कितना आएगा टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना आएगा टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो हम अपने आंसर के बहुत पास हैं, 2 क्रॉस 2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो इनको आप कैंसिल आउट कर दो। तो कितना रह गया हमारे पास 1। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से माइनस टी कॉमन निकाल लूँ तो अंदर कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम यहाँ पर टी को कॉमन निकालो, अंदर कितना रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 1। ठीक है, तो अगेन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो अब देख लो आपके पास कितना रह गया 1 माइनस टी और 1। और लास्ट पेज पे आपको याद होगा हमने t को क्या फिल अज्यूम किया था tan अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1। अब ये हमारा क्या है, मतलब राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, तो अगर आप अपनी लेफ़्ट हैंड साइड देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारी थी उसका भी आंसर कितना था 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो कि उसकी वैल्यू भी यही थी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच एम्प्लाइज जो हमें रिज़ल्ट बोला गया था उसको हमने प्रूव कर दिया। माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड जिसकी मैंने हेल्प से मतलब कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अगर आपको ये इजी लगा तो आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा टफ लगा तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पर जितने मैंने स्टेप्स किए हैं ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए किए हैं। जैसे इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला। आप इसको रफ में जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि देखो मुझे बीइंग अ टीचर सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, बट अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो इन स्टेप्स को आप स्किप भी कर सकते हो।
ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ जो है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, बट ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है मेरे अकॉर्डिंग कि tan की हम साइन और कॉस को भी tan में कन्वर्ट करें और tan अल्फ़ा बाई 2 को मैं t में मतलब कि लिख पाऊँ, और उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की, बाद में मैंने t को दोबारा से tan अल्फ़ा बाई 2 में लिख लिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है। तो i प्लस ए, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, आपको पता i कितना है 1 0 0 1, और आपके सामने a कितना हमें गिवन है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 और 0, और इन दोनों के आपको ऑर्डर भी पता है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, मतलब इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो 1 प्लस 0 1, 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारी क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो भी चेंज होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। तो देखो राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड को करने के लिए देखो राइट हैंड साइड में क्या है i माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो i माइनस ए को सॉल्व करते हैं। अब i कितना है हमारा 1 0 0 1 माइनस, अब a कितना है हमारा 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 0। अब इसकी भी सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है सेम 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो i माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कितना आएगा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। तो i माइनस ए को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो अब जो सारा चेंज है वो यहाँ पर होगा। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो चेंज हो गया था। यहाँ से हमारे फर्स्ट मेथड में क्या था कि मैंने इसको tan में कन्वर्ट किया, tan अल्फ़ा बाई 2 को मैंने t लिखा और मैंने अल्टीमेटली सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो लेफ्ट देखो क्या हो रहा है नाउ, यहाँ लेट i माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो i माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1, और यहाँ पर भी लिख लो कितना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट तो नहीं करेंगे, इनको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट सेम, और अगर ये सेम है मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो यहाँ पर कितना आएगा 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर इनका, तो आर सी। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर इसको लिख रखा है, इसकी रो को इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो करते हैं। जो कितना आएगा 1 को कॉस अल्फ़ा से करोगे तो कॉस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा से करोगे तो tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा। ठीक, अब सेम वे से देखो इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो देखो कितना आएगा 1 को माइनस साइन अल्फ़ा से करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बाई 2 को कॉस अल्फ़ा से करोगे तो tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी थोड़ी जगह कम है तो एडजस्टमेंट कर लेना। तो यहाँ पर देखो अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 को कॉस अल्फ़ा से, 1 को साइन अल्फ़ा से। ठीक, अब सेम वे से देखो इस कॉलम के साथ, तो वो भी कर लो। माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 को माइनस साइन अल्फ़ा से करोगे तो tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, 1 को कॉस अल्फ़ा से करोगे तो प्लस कॉस अल्फ़ा। तो इस तरह से हमारी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन गई।
ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट मेथड में हमने कॉस और साइन को tan में कन्वर्ट किया था, अब इस मेथड में हम ये जो tan है ना आपको दिख रहा बीच में, देखो बीच बीच में जो tan है, tan 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 और tan, अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, तो चलो करते हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, tan को मैंने लिख लिया, ठीक। सेम यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा। जस्ट आप हाईलाइटेड पोर्शन पर ध्यान देना, बाकी तो सारा मैं सेम ही लिख रहा हूँ। साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो एक स्टेप तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस यहाँ पर ये सेम रह जाएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा होल डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो इस तरह से कुछ हमारे पास आ गया। अब सेम यहाँ पर भी करो, माइनस साइन अल्फ़ा इनटू ये इसको मल्टीप्लाई कर दो अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक। सेम यहाँ पर भी करो, साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये दोनों के नीचे है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2। सेम यहाँ पर भी करो, तो ये तो सेम है, इसके नीचे ही है, तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा मैट्रिक्स है। अभी तक इसका जो मतलब कि जो भी आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड जैसा तो नहीं बना, मतलब 1 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 tan अल्फ़ा बाय 2 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही थी, ठीक है। अभी भी हमारा मैट्रिक्स काफ़ी बड़ा है। तो इसको देखो सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। आपको याद होगा हमने सेम ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, मगर सेम तो नहीं, थोड़ा बहुत सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, और उसमें मैंने ये वाले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को यूज़ किया था। और मैंने आपको बताया था अगर साइन और कॉस मिक्स में है, कॉस साइन कॉस, तो वो साइन का फॉर्मूला है, और अगर कॉस साइन इकट्ठे हैं तो वो कॉस के फॉर्मूलाज हैं, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो मैं यही फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली बन रहा है। तो इसको आप एक बार ऐसे ही लिख लो, कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2, इसको ऐसे एक बार लिख लो, होल डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन कॉस साइन, मतलब साइन और कॉस मिक्स में है, ठीक है, यानी कि ये दोनों फॉर्मूलाज में से कोई फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर इसको मैं पहले लिख लूँ, देखो साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लो, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय 2, तो ये वाला फॉर्मूला ये बन सकता है, होल डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब सेम वे से इसको देखो, साइन कॉस मिक्स में है, तो इसको पहले लिख लो और इसको बाद में, ताकि फॉर्मूले के पास हम पहुंच पाएँ, ठीक। अब देखो सेम यहाँ पर कॉस साइन मतलब ये कॉस का फॉर्मूला ही है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, कॉस ए कॉस अल्फ़ा बाय 2 साइन ए साइन अल्फ़ा बाय 2, ठीक है।
तो अब जस्ट हमारा जो आंसर है वो आने वाला, हम काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसको हमने लास्ट पेज पे सॉल्व किया था, और ये वाले फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए कितना है हमारा अल्फ़ा, बी कितना है हमारा अल्फ़ा बाय 2। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब सेम वे से देखो इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, साइन ए माइनस बी कितना है अल्फ़ा। ठीक है, अब सेम वे से देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला, तो कितना आएगा साइन, यहाँ पर ए कितना है अल्फ़ा, बी कितना है अल्फ़ा बाय 2। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर हमारा ए अल्फ़ा बाय 2 था, बी अल्फ़ा, यहाँ पर हमारा ए अल्फ़ा है, बी अल्फ़ा बाय 2 है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी कॉस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो अब जस्ट हमें आंसर को फाइनलाइज ही करना है। तो देखो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, तो ये कितना आएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 कितना आ गया अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पर कितना आएगा कॉस अल्फ़ा बाय 2, नीचे भी कितना है कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब इसको भी सॉल्व करो, अल्फ़ा बाय 2 माइनस अल्फ़ा कितना आएगा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बाय 2 माइनस अल्फ़ा बाय 2, यानी कि साइन माइनस अल्फ़ा बाय 2, नीचे कितना है कॉस अल्फ़ा बाय 2। सेम यहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 का आंसर कितना आया था अल्फ़ा बाय 2, तो साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 का आंसर कितना आया था अगेन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल आउट होगी, सेम टर्म है कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप है। अब देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा का आंसर कितना होता है माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस एंगल का मतलब है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा। तो दैट मीन्स देखो 1 इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 1। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर भी आप लिखना चाहो तो लिख दो, बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है टैन थीटा। ठीक है, तो अगर ये टैन थीटा होता है तो कितना आंसर आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा माइनस टैन अल्फ़ा बाय 2 टैन अल्फ़ा बाय 2 1। तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड का आंसर, मतलब ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, और अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देखो तो उसका आंसर कितना आया था, उसका आंसर था 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाय 2 टैन अल्फ़ा बाय 2 1। मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम, आपके सामने ही है, विच एम्प्लाइज आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों ही मेथड से प्रूव करवा दिया। अब देखो इस मेथड में क्या था कि हमने कॉस को चेंज नहीं किया, कॉस और साइन को चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पर टैन अल्फ़ा बाय 2 को साइन और कॉस में चेंज किया, उसको मैंने सॉल्व किया और उस पर मैंने ये वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई किया और उसको सॉल्व किया, तो अल्टीमेटली मेरे पास मेरा आंसर
आ गया। देखो, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपकी प्रेफरेंस है, जो आपको अच्छा लगे। बट अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे कि सर आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट मेथड है वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड मेथड। क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें हमें टाइम भी कम लगा। उसमें मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जब मैं आपको समझा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। क्योंकि वहाँ पर मैंने जस्ट tan α/2 को, देखो पहले मैंने cos और sin को tan α/2 में कन्वर्ट किया, उसके बाद tan α/2 को मैंने t में लिख दिया, तो मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स भी कम लिखनी पड़ी, शॉर्ट भी हो गया मेथड और वो इजी भी लगा। अब इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ़ टर्म्स भी बहुत ज़्यादा हो गई और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा। बट फिर भी बीइंग अ टीचर मेरी ये ड्यूटी है कि जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं उसको मैं आपको आपके सामने रख पाऊँ। मैंने दोनों ही मेथड से आपको करवा दिया। अब ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी है कि आप कोई भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करवाने से मैं पहले ही आपको बता दूं, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 19। और ऐसे क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और उनका जो आंसर होता है वो उतना ही छोटा होता है। मतलब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इनकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा करो। इनमें एक कहानी होती है, अगर आपको वो कहानी या स्टोरी अच्छे से समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of bonds if trust fund must obtain an annual total interest of। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट में पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना है 1800, सेकंड में कितना है 2000। अब देखो सबसे पहले ना स्टोरी को समझते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि कोई फंड है, जैसे 30,000 रुपीज़ का कोई फंड है, उसको ना हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो, चलो इन्वेस्ट मत बोलो, मान लो मेरे पास 30,000 रुपीज़ हैं और मेरे सामने 2 बंदे हैं, मैंने उन दोनों को डिवाइड करके दे दिए। ये नहीं पता कितने दिए हैं, बट उन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिए। जैसे देखो, मान लो मेरे पास 30,000 रुपीज़ हैं। अब एक को कुछ मैंने पोर्शन दे दिया, फर्स्ट पोर्शन। अब सेकंड को भी मैंने कुछ पोर्शन दे दिया, मतलब इस मनी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों को दे दिया। ठीक है, अब ये जो बंदा है ये मुझे 5% इंटरेस्ट समझते हो ना आप, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ठीक है, और ये बंदा मेरे को 7% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब 7% जो भी इसको मैंने अमाउंट दिया उस पर मुझे 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर का, 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमिन। अब वो बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमें बताओ कि 30,000 को मुझे किस तरह से डिवाइड करना है। देखो 30,000 को मुझे किस तरह से डिवाइड करना है ताकि जो यहाँ से कुछ इंटरेस्ट आएगा, जैसे उसको मैंने I1 लिख लिया, अब यहाँ से भी कुछ मुझे इंटरेस्ट आएगा, मैंने I2 लिख लिया। अब इन दोनों का जो मेरे को टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 30,000 को मैंने पहले बंदे को दिया, उसमें से कुछ पोर्शन जो बाकी बच गया वो सेकंड बंदे को दे दिया। अब ये बंदा मेरे को 5% इंटरेस्ट दे रहा है, ये बंदा मेरे को 7% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, अब जो भी इंटरेस्ट आएगा, मैंने यहाँ से जो इंटरेस्ट मुझे मिला उसको मैंने I1 लिखा, यहाँ से मुझे जो इंटरेस्ट मिला मैंने I2 लिखा। अब इन दोनों का सम 1800 होना चाहिए, यही वो बोल रहे हैं। 1800 अगर ये इसके इक्वल है तो मुझे ये बताना है कि मैंने इसको कितना पोर्शन दिया और इसको कितना पोर्शन दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको और समझाना चाहता हूँ। अब देखो मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, मैंने इस बंदे को 75 रुपीज़ दे दिए, तो दूसरे बंदे को कितना दूंगा। आप बोलोगे कि सर 100 में से 75 माइनस कर दो तो बाकी कितने रह गए, 25 रुपीज़। तो अगर एक बंदे को मैंने 75 दिए तो दूसरे को 25 ही दूंगा, तभी ये मिलके 100 बनेंगे। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेम वे से अगर 30,000 है, अगर मैंने देखो 30,000 की बात करते हैं। ठीक है, सेम वे से अगर इसको मैंने
एक्स रुपीज़ दे दिए फर्स्ट बंदे को, तो सेकंड को कितने दूंगा? देखो यहाँ पर मैंने इसको 75 दिए, तो दूसरे को कितने दिए? 100 माइनस 75, टोटल माइनस 75। तो इसको कितने दूंगा मैं? 30,000 टोटल माइनस एक्स। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। आप इन दोनों का टोटल चेक कर सकते हो। 75 और 25 का टोटल कितना है? 100। सेम वे से एक्स और 30,000 माइनस एक्स का टोटल कितना होगा? 30,000। ठीक है, तो इस वे से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ चुकी है, तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो सबसे पहले लिख लो टोटल फंड। हमारे पास टोटल फंड मतलब टोटल रुपीज़ कितने हैं हमारे पास? 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया कि मैं इसको कैसे डिवाइड करूँगा। फर्स्ट को मैं दूंगा, देखो मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में मैं कितनी मनी इन्वेस्ट करूँगा? मान लो एक्स रुपीज़। तो सेकंड में कितनी होगी? 30,000 माइनस एक्स। तो मनी इन्वेस्टेड, यहाँ पर लिख लो लेट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। तो सेकंड बॉन्ड में मनी कितनी इन्वेस्ट होगी? 30,000 माइनस एक्स। अब देखो हमने मनी इन्वेस्ट कर दी, इसमें एक्स और इसमें 30,000 माइनस एक्स। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको याद होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PR इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब देखो इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, पी मतलब जितनी हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है। मान लो मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पर 5% है या 7% है, तो 5 पर ईयर, एक साल के लिए तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया। टी का मतलब टाइम डिवाइड बाई 100। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास 50 रुपीज़ आ गया। अब ये क्या है? मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको मैं और भी सिंपल करूं, क्योंकि हम इतना बेसिक में नहीं जाएंगे, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। देखो इंटरेस्ट को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, 1000 इंटू 5/100। क्योंकि टाइम तो 1 ईयर ही है, तो इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से कितना आ गया इंटरेस्ट? मेरे पास 50 रुपीज़। सेम वे से अगर मैं इंटरेस्ट को 7% के हिसाब से निकालना चाहूँ तो भी मेरे पास कितना आएगा? 70 रुपीज़। मतलब 1000 के पीछे मुझे 50 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, 1000 के पीछे मुझे 70 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरह से तो हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हमने इंटरेस्ट की बात भी कर ली, हमने मनी इन्वेस्टेड की बात भी कर ली। अगर इस क्वेश्चन में देखो हमने पूछा क्या है, अगर इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, देखो फर्स्ट मनी मैंने इन्वेस्ट की है यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड में, अब वहाँ से मुझे मिल रहा है 5% इंटरेस्ट। अब दूसरी मनी मैंने कहाँ पर इन्वेस्ट की है, मतलब सेकंड बॉन्ड में, अब वहाँ से मुझे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो अमाउंट को मैंने इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट को मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया, जो मैंने यहाँ पर किया था। तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है? मनी। ये हमारी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारी क्या है? मनी। ये हमारी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही चीज़ हमें मैट्रिक्स को मतलब कि बनाने में हेल्प करेगी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करना है। देखो अब हमारे सामने 2 मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक मैट्रिक्स तो देखो हमारा बनेगा, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा हमारा मनी का, और सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा हमारा इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मनी को मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट वाली जो मनी है उसको 5% से, सेकंड वाली जो मनी है उसको 7% से। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो अगर मैं मनी ऐसे लिख लूँ x, और दूसरी मनी कितनी है? 30,000 माइनस x। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 2x1। देखो सॉरी 1x2, 1 रो है 2 कॉलम्स है। ठीक है, 1x2। दूसरी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैट्रिक्स मैं कैसे बनाने वाला हूँ? 5/100 मतलब 5%, 7/100, इस तरह से। तो इसके 2 रीज़न हैं। देखो इसका ऑर्डर कितना? 2x1। अब पहला रीज़न तो यही है कि देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नियरेस्ट पॉइंट क्या है? सेम, और ऑर्डर कितना बनेगा? 1x1, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसका आंसर कितना चाहिए? 1800। अब ये भी एक मैट्रिक्स है, मतलब जिसका ऑर्डर कितना है? 1x1। देखो अब इसको आप 2-3 तरीके से समझ सकते हो। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, x 5/100 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस
ये वाला इसके साथ, मतलब ये सही जा रहा है, और ये किसके इक्वल है 1800 के। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, और इसको आप ये भी समझ सकते हो कि इसका ऑर्डर 1x2 है, इसका ऑर्डर 2x1 है, तो ये सेम ही होने चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है मतलब 1800, उसका ऑर्डर कितना है 1x1, तो ये यहाँ से हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 होने चाहिए, और ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था रफ में कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, इसको आप लिख भी सकते हो, इन्वेस्टेड मनी, और ये मैट्रिक्स कौन सी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, अब देखो ये 1x2 आपको पता है इन दोनों के नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये सेम ही है। और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा 1x1, ये 1x1, और यहाँ पर मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही हमें स्टेटमेंट एक्चुअल में गिवन है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रो इसकी कॉलम, तो x को करेंगे हम 5/100 से प्लस 30,000 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 7/100 से, और ये किसके इक्वल आना चाहिए 1800। ठीक है, अब ये भी 1x1 मैट्रिक्स है एक, ये भी 1x1 मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो 5x/100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21, पीछे 4 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 7x/100। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1800। तो देखो सबका एलसीएम मैंने सेम रखा है, तो कितना नीचे कितना आएगा 100, ऊपर कितना रह जाएगा 5x प्लस 21, पीछे 4 0 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक, 5 माइनस 7 कितना आएगा -2x प्लस 21, पीछे 4 0 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो देखो अब ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गए सेम, तो विच इम्प्लाइज -2x प्लस, अब इसको आप आपस में इक्वल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2x प्लस 21 4 0 1800 इंटू 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 4। इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 30,000। ये माइनस और माइनस कैंसल आउट, तो हमारे पास कितना आ गया 30,000/2, यानी कि इनको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, वो कितनी थी x, मतलब कितनी हुई 15,000 रुपीज़। आल्सो मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, वो कितनी थी 30,000 माइनस x, मतलब 15,000, दैट मीन्स 15,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्या है आंसर। मतलब अगर मैं फर्स्ट बॉन्ड में भी 15,000 मतलब कि इन्वेस्ट करूँगा और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करूँगा, तो जो दोनों का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1800। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं।
अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, टोटल फंड वही है। फर्स्ट बॉन्ड में मैंने x रुपीज़ लगाए, सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड से वो कितना होना चाहिए, 2,000 रुपीज़। तो मैंने वो लिख के पहले ही रख लिया। अब जस्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको पता है इसकी रो को इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेम वही 5x/100 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 30,000 माइनस x इंटू 7/100। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स 1x1, क्योंकि नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, 1x1। अब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल, और ऑर्डर क्या है, सेम, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, विच एम्प्लाइज 5x/100, जिस तरह से लास्ट बार सॉल्व किया था 21 4 zeros माइनस 7x 100 यहाँ पर कितना है 2000। ठीक, अब आप इनका एलसीएम सेम ले सकते हो, आपको पता है कितना आएगा, 5x प्लस 21 के पीछे 40 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 2000। अब ऐसा करो 5 माइनस 7x कितना होगा, माइनस 2x प्लस 21। अब 100 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो माइनस 2x प्लस 21 कितना आएगा, 1 2 3 4 5। तो इसको आप उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना है 2 लाख माइनस 2,10,000, तो कितना आएगा माइनस 10,000। तो यहाँ पर आप माइनस से माइनस को कट कर सकते हो, तो x कितना आएगा 10,000/2, और अगर आप इनको कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5,000 रुपीज़। मतलब विच एम्प्लाइज मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में या इस पार्ट में जो फर्स्ट बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे वो कितना होगा 5,000 रुपीज़। मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, तो सेकंड बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करेंगे वो कितना 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 माइनस 5,000 दैट मीन्स 25,000। तो अगर हम फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 और सेकंड बॉन्ड में 25,000 इन्वेस्ट करेंगे तब जाके हमें 2,000 टोटल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो देख लो इन दोनों ही क्वेश्चंस को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। जैसा मैंने आपको बोला था कि जस्ट आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, जैसे ही आपको स्टोरी पता लग जाएगी और थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज मैट्रिक्स की, ताकि आपको ये पता लग सके कि मुझे मनी को किस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो इतनी सी अगर आपको नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी 19th क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब इसमें हमें थोड़ी सी स्टोरी को समझना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन बहुत इजी है। बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, 60 and 40 each respectively. Find total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसमें क्या है, एक बुक शॉप है, उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, डजन मतलब 12, यानी कि 120 उसके पास केमिस्ट्री बुक्स हैं। 8 डजन, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 फिजिक्स बुक्स हैं। 10 × 12 120 उसके पास बुक्स कौन सी है, इकोनॉमिक्स की। तो उनके सेलिंग प्राइस बताए गए हैं, जैसे केमिस्ट्री की बुक का मतलब की प्राइस है 80, फिजिक्स की बुक्स का 60 और इकोनॉमिक्स की बुक्स का कितना है 40। अगर वो इन सबको सेल कर दे तो उनका जो टोटल मतलब कि अमाउंट होगी उनको क्या रिसीव होगी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। अब देखो मान लो मेरे पास 5 पेन है, 10 बुक्स हैं, ठीक है, और मान लो 20 इरेजर्स हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लो, पेंसिल कुछ मर्जी लिख लो। अब मान लो इसका एक पेन का रेट मेरे पास है 5 रुपीज़, ठीक, बुक्स का रेट है मेरे पास 12 रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ में है। अब इरेज़र है, इसका रेट मान लो एक का 2 रुपीज़,
ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि आपने ये सब कुछ सेल कर दिया तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आएगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो 25 रुपीज़ के मैंने पेन बेच दिए, 120 रुपीज़ की मैंने बुक्स बेच दी और 40 रुपीज़ की मैंने इरेजर्स बेच दी। तो अब इन सबको क्या करोगे प्लस, यानी कि 160 तो 185, एंड में क्या करोगे आप 185। ये मेरी टोटल सेल अमाउंट है जो मुझे लास्ट में मिलेगी इन चीज़ों को सेल करके। तो यही वो क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले लिखते हैं इसको भी, देखो तो लिख लो बुक शॉप हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, मतलब उसके पास 10 इंटू 12, क्योंकि डजन में कितने होते हैं 12, 120 बुक्स हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं बुक शॉप हैज़ 8 डजन फिजिक्स बुक्स। 8 इंटू 12 कितना आएगा 96। सेम वे से बुक शॉप हैज़ 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, मतलब 10 इंटू 12 दैट मीन्स 120। तो मैंने टोटल बुक्स निकाल ली। अब देखो जैसा कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि मान लो मेरे पास कितनी है 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं, फिज़िक्स की कितनी है 96, ठीक है, इकोनॉमिक्स की कितनी है मेरे पास 120। अब इसका जो प्राइस है वो कितना है 80, इसका 60, इसका 40। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ बचा 9600 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है शायद 5760 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 4800 आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये चाहिए, मुझे एक सिंगल मैट्रिक्स चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे एक सिंगल मैट्रिक्स चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है और यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है, मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स बनेंगे, एक बुक्स वाला एक प्राइस वाला। तो आपने उन मैट्रिसेस को इस तरह से लिखना है ताकि जो बुक्स हैं वो प्राइस से मल्टीप्लाई होके हमें एक सिंगल मैट्रिक्स दे पाए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 120 96 120, और प्राइस वाला ऐसे 80 60 40। क्यों ऐसा लिखूंगा, देखो ये 1x3 है, ये 3x1 है, मल्टीप्लाई हो सकती है, और इसका ऑर्डर कितना बनेगा 1x1। जो मैंने आपको बताया था कि मुझे टोटल अमाउंट चाहिए तो मुझे 1x1 मैट्रिक्स ही चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो चलो करते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो इस तरह से बनेगी, वो मैंने आपको रफ में समझा भी दिया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम। तो आपको पता है 1x1 मैट्रिक्स बनेगी, सिंगल मैट्रिक्स बनेगी। 120 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9600, 96 को 60 से करोगे तो कितना आएगा 5760, और 120 को 40 से करोगे तो कितना आएगा 4800। तो ये एक 1x1 मैट्रिक्स है, इसको आप प्लस कर लो तो कितना आएगा 20160। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप। तो बुक शॉप जो टोटल अमाउंट रिसीव करेगी वो कितनी होगी 20,160 रुपीज़। तो देख लो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ईजी था। सबसे पहले मैंने बुक्स की काउंटिंग निकाल ली। अब काउंटिंग निकाल ली, आपको पता है जो बुक का रेट दिया गया या जो प्राइस दिया गया उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने मैट्रिसेस को लिख लिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये एमसीक्यू टाइप हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है। जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था ना कि मैं हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर क्यों लिखता हूँ या ये क्यों लिखता हूँ, मतलब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हर मैट्रिक्स के नीचे आप ऑर्डर लिखो। वो क्यों बोलता हूँ उसका एक रीज़न था,
वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा गया है अज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर ना हमें 5 डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, ये नहीं बताया कैसे हैं, हमें सिर्फ उनके ऑर्डर्स पता हैं, 2x n, 3x k, 2x p, n×3, p×k रिस्पेक्टिवली। चूज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखने से पहले हम मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। देखो x कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x n। सेम वे से y भी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3x k, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन पहले दी गई है तो इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ। z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2x p। सेम वे से w एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n×3। सेम वे से p लास्ट में एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है p×k। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन थी उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब देखो दी रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन के पी का क्या मतलब है, एक्चुअल में वो हमें ये पूछ रहे हैं, अगर हम आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि एन के और पी के बारे में आप क्या कह सकते हो या इनकी वैल्यूज़ कितनी होंगी, हमें यही बेसिकली पूछा गया है। अब देखो उसको बताने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अब देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि देखो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स हैं 2x3 और मान लो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है 3x2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये क्या होंगे, नियरेस्ट पॉइंट क्या होंगे, सेम। ठीक है, और अगर बाय चांस कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट क्या होंगे, सेम नहीं है। तो डिफाइन का मतलब यही है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है, देखो यहाँ पर p और y मल्टीप्लाई है, w और y मल्टीप्लाई है, मतलब ये डिफाइन है। ठीक है, तो पहले यहीं से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। अब देखो p कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है p×k, y कोई अनदर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3×k। अब यहाँ पर बीच में प्लस है। अब यहाँ पर w भी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n×3। अब y अगेन सेम मैट्रिक्स, किसका ऑर्डर कितना है 3×k। तो आपको पता है ये जो भी हमें इक्वेशन दी गई है ये डिफाइन है, मतलब इसका कोई आंसर है, मतलब यहाँ पर जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन है। तो अगर आप ध्यान से देखो दैट मीन्स ये क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पर तो वैसे हमें दिख भी रहा है 3 और 3 सेम ही है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट ये होंगे क्या, सेम, क्योंकि हमें पी वाई डिफाइन दिया गया है। देखो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो बिकॉज पी वाई इज डिफाइंड देयरफॉर के इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें एक जजमेंट तो होगी कि के की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो या तो ये हो सकता है के इज़ इक्वल टू 3 या ये वाला हो सकता है के इज़ इक्वल टू 3। बाकी दोनों में के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, यह जस्ट जजमेंट है हमारी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आंसर कौन सा आएगा। अब देखो ये डिसाइड करता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब जो फारदेस्ट पॉइंट होते हैं, मतलब ये वाले, ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं ऑर्डर। ये क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखूँ, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ। अब देखो अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, मुझे तो पता नहीं कैसी होगी, बट उसका ऑर्डर जरूर मुझे पता है कि ऑर्डर कितना होगा। अब उसका ऑर्डर कितना होगा p×k। सेम वे से यहाँ पर भी मुझे कोई मैट्रिक्स मिलेगी, मैट्रिक्स नहीं पता कैसी होगी, बट उसका ऑर्डर श्योरली कितना होगा n×k। ठीक है, और आपको ये भी बात पता होगी कि कोई भी 2 मैट्रिसेस को एडिशन करने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि बोथ हैव सेम ऑर्डर।
ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो फॉर एडिशन टू बी डिफाइंड ऑर्डर मस्ट बी सेम, मतलब उनके ऑर्डर जो हैं सेम होने चाहिए, मतलब P क्रॉस K शुड बी इक्वल टू N क्रॉस K। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो K और K सेम है, मतलब ये कॉलम्स हैं ये कॉलम्स हैं, K और K सेम है, इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब हो गया, विच एम्प्लाइज P किसके इक्वल होगा, N के। तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन देखो, क्योंकि ऑर्डर सेम है ये दोनों, देखो ये ऑर्डर सेम है, तो ये ऑर्डर सेम कब होंगे, मान लो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो यहाँ पर K है ना, मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ x क्रॉस 2 और यहाँ पर लिखूँ y क्रॉस 2 और ये दोनों इक्वल हैं। इसका क्या मतलब होगा, देखो 2 और 2 तो सेम ही है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाले भी क्या होंगे सेम, x और y भी क्या होंगे सेम, तो सेम यहाँ पर है, k और k तो सेम है, तो p किसके इक्वल होगा n के। अब p यहाँ पर किसके इक्वल है n के, और यहाँ से k किसके इक्वल आ रहा है 3 के। तो यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन, मतलब कि दो इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास, k की वैल्यू 3 है और p इक्वल टू n है। ऐसी कोई भी ऑप्शन है हमारे पास, यस हमारे पास है, और वो कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो यानी कि जो हमारी ऑप्शन जो है A इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन A इज़ राइट आंसर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। सेम नहीं बोल रहा, बट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फाइनल में टर्म 1 में जरूर आएगा। देखो दोबारा से करते हैं, उन्होंने बोला पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, तो मैंने वहाँ पर लिख लिया। अब आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इन दोनों के ऑर्डर क्या चाहिए, सेम। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, k इज इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लाई हो गया एक सिंगल मैट्रिक्स बना, मल्टीप्लाई हो गया एक सिंगल मैट्रिक्स बना, इनके ऑर्डर कितने होंगे, p क्रॉस k n क्रॉस के। आपको पता है फारदेस्ट पॉइंट ऑर्डर डिसाइड करते हैं, हम हमेशा से ऐसे करते हैं। अगर आपने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया मैट्रिसेस में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से किया। ठीक है, p क्रॉस के n क्रॉस के, आपको पता है एडिशन होने के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए, दैट मीन्स ये दोनों ऑर्डर क्या होंगे, सेम, और अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स p इक्वल टू n, तो दैट मीन्स ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। अब देखो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 21 से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अब उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें एक और MCQ पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इस, और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस के बने। अगर आपने 21 जो क्वेश्चन है जो हमने अभी किया उसको अच्छे से समझ लिया, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, हमें जस्ट इसका ऑर्डर पूछा गया है, यहाँ पर हमें बताया गया है इफ़ n इज इक्वल टू p, ये हमें गिवन है कि n क्या है, p के इक्वल, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो देखो 7, आपको पता है x कोई मैट्रिक्स है जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था, अब उसका ऑर्डर कितना था, उसका ऑर्डर था 2 क्रॉस n। सेम वे से यहाँ पर z कोई मैट्रिक्स था, उसका ऑर्डर हमें कितना गिवन था, 2 क्रॉस p। ठीक है, अब देखो 7 को मल्टीप्लाई करने से हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 2 3 4, तो कितना आंसर आएगा, 7 14 21 28, तो ऑर्डर इसका कितना है, 2 क्रॉस 2 ही है। मतलब ये 7 और 5 का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर, हमें जस्ट इस पर ऑर्डर्स पर काम करना है। अब देखो फॉर सेट, यहाँ पर आप लिख लो फॉर सब्ट्रैक्शन टू बी डिफाइंड, यहाँ पर लिखा गया है ना, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, मतलब इसका कोई आंसर तो होगा तभी वो ऑर्डर पूछ रहे हैं। देन फॉर सब्ट्रैक्शन टू बी डिफाइंड ऑर्डर मस्ट बी सेम, तो ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, दैट मीन्स विच एम्प्लाइज 2 क्रॉस n शुड बी इक्वल टू 2 क्रॉस p। अब देखो आपको पता है कि ये दोनों ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन अगर करनी है तो ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, और हमें यहाँ पर गिवन क्या है, n इज इक्वल टू p। मान लो अगर मैं यहाँ पर इसके ऑर्डर को ऐसे लिख दूँ 2 क्रॉस p, n की जगह पर मैंने p लिख दिया, 2 क्रॉस p,
ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, n, क्योंकि n इज इक्वल टू p है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर मैंने n की जगह पर p लिखा है, ठीक है, n की जगह पर मैंने p लिखा, 2 क्रॉस p आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये जो p है इसकी जगह पर n लिखा है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो आप n की जगह पर p फिल कर दो या p की जगह पर n फिल कर दो, ताकि ऑर्डर हमारे क्या हो जाएं, सेम। तो यानी कि हमारी जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n। और ऐसी हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, देखो p क्रॉस 2 नहीं, 2 क्रॉस n यस। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो अगर यहाँ पर बाय चांस अगर हमारे क्वेश्चन में ये ऑप्शन होती 2 क्रॉस p, तो हम इसको भी सही आंसर लिखते, क्योंकि 2 क्रॉस p भी आ सकता है, 2 क्रॉस n भी आ सकता है। बट हमारे जो रेलिवेंट ऑप्शन है वो 2 क्रॉस n है, तो यहाँ पर आप लिख दो ऑप्शन b इज राइट आंसर। ठीक है जी, ये दोनों MCQs को आपने बहुत ध्यान से करना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।